नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2020 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूं, जो कि क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का वीडियो है। जैसे कि आपको खुद को पता है, आपकी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान का पेपर जो होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न अभी भी है कि हम कौन सा याद करें, कैसे याद करें। क्योंकि हर सब्जेक्ट के याद कर लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन सामाजिक विज्ञान की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे याद करें, क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपके पास लेकर आया हूँ। बिल्कुल मैंने बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन से निकाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आईएमपी क्वेश्चन निकाले हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी फुल गारंटी है, यदि आप ये पूरा क्वेश्चन याद कर लेते हैं। यदि आप ये पूरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि जब भी मैं कोई इस टाइप का नया वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिएगा, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान का वीडियो बताने वाला हूं। वैसे इसके पिछले वीडियो में भी मैंने और सभी सब्जेक्ट के आईएमपी पेपर डाल दिए हैं। यदि हो सकता है आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि 4 भाग होते हैं: इतिहास, नागरिक, भूगोल और राजनीति। अभी सामाजिक विज्ञान के ये 4 भाग आपके 10th क्लास में हैं। यदि आप 11th 12th में जाएंगे तो और भी इसके 1-2 भाग और बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी जो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसके आधार पर आप ये पहला भाग देखिएगा। पहला भाग आता है सामाजिक विज्ञान का इतिहास। क्या आता है आपका? इतिहास। इतिहास में भी आता है आपका द्वितीय भाग भारत और समकालीन विश्व 2। यानी आप या तो किताब में मिलान कर ले, या आपके पास परीक्षा बोर्ड या परीक्षा देना उसमें मिलान कर ले, उसमें आपको बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन विथ आंसर दोनों चीज़ें साथ में बताई, ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, आप डायरेक्ट इसमें से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा रहा: भारत में लोगों द्वारा रोलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक बात और मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने लिए तो जितने नंबर के जिस पार्ट में से आना है उसी टाइप से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, और जिस पार्ट में से नहीं लिए इसका मतलब उस पार्ट में से ओनली विकल्प आएंगे, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, तो आप टेंशन ना करें। ठीक है, तो देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है: गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज्य पर अंग्रेजी सरकार ने क्यों प्रतिबंध लगाया था। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है: दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसका आंसर ये भी है और साथ में ये भी आंसर इसी का है। ठीक है, तो आप कर ले। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है: वेलम क्या है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर देखे जाए तो प्लाटेन से क्या आशा है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है: कंपोजिटर व गैली क्या है। अगला क्वेश्चन आता है: भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन किन कारकों का योगदान था। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है: पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है: गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है: जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका: सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया: सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अभिप्राय है, इसके कार्यक्रम एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है: गिल्ड्स क्या था, शहरी क्षेत्र में गिल्ड्स के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो सिर्फ हो सकता है आपका ये इतना सा आ जाए कि गिल्ड्स क्या था, है ना। तो आप यहाँ तक लिख दे, इसमें आगे जो लिखा रहा है ये कोई जरूर विशेष नहीं है ना। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है: गुमास्ता कौन थे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखें हम, तो स्पिनिंग जेनी क्या है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें तो प्राच्य शब्द का अर्थ बताइए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है: फ्लाई शटल का क्या अर्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका: ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है: बहुत सारे मजदूर और महिलाएं स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है: पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा: ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया।
फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा उद्योग जगत में क्रांति लाने वाले किन्हीं 4 प्रमुख आविष्कारों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा, जॉबर कौन थे। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें हम, जमशेदजी जीजो भोये कौन थे। फिर अगला क्वेश्चन देखें, सेठ हुकुमचंद कौन थे। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, 1840 के दशक के बाद रोजगार के साधनों के बढ़ने का क्या कारण था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। अगला क्वेश्चन हमारा, लक्ष्मीनाथ बेर्जबरुआ कौन थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या तात्पर्य है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, पंचांग और निरंकुशवाद का अर्थ बताइए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखें, चैप बुक और चैपमैन से क्या तात्पर्य है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्लाटेन क्या था। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ क्या थी। ये क्वेश्चन इतना सा भी आ सकता है, पांडुलिपियाँ क्या थी, ठीक है। तो हमें ये यहाँ तक लिखना है, निशान लगा रखा, ठीक है, यहीं तक लिखना, बस इसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वेलम क्या है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्लाटेन से क्या आशा है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, कंपोजिटर व गेली क्या है। तो इस प्रकार ये आपके इतिहास के कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं हम भूगोल की ओर। देखिएगा, अब आते हैं आपके भूगोल के क्वेश्चन आंसर, ठीक, जो कि आपके बुक के अनुसार है प्रथम भाग समकालीन भारत 2। इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन हमारा, मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आता है, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं 2 विधियों को की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बांगर एवं खादर में 4 अंतर बताइए। बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से मैं आईएमपी क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से एक भी बाहर नहीं जाएगा, आप विश्वास रखें, पूरे क्वेश्चन याद कर ले। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें, काली मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, एजेंडा 2021 या 21 क्या है। ये एजेंडा 21 क्या है इस नाम से बन सकता है, या एजेंडा 2021 क्या है इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखें हम, तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसाधन से क्या आशा है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखें, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बांगर क्या है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखें, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा, आरक्षित वन क्या है। फिर उसी के नीचे एक क्वेश्चन और है, रक्षित वन किन किन राज्यों में है। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखें, उन वन्य प्राणियों के नाम लिखिए जो अब विलुप्त होने के कगार पर है। फिर अगला क्वेश्चन है, वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है, वन्य प्राणी के संरक्षण के उपाय बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, तो 2 नंबर के हिसाब से आप 2 पॉइंट कोई से भी लिख दें इसमें। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है एवं इसके गंभीर खतरे के क्या कारण है। तो ये गंभीर खतरे के कारण ये आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहाँ है बस इतना सा बताना है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाएगा इस चैप्टर से। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, भारत की प्रमुख रबी एवं खरीफ फसलों के नाम बताइए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कि भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी है। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कृषि
की दृष्टि से भारत अनोखा देश क्यों कहलाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के 4 परंपरागत स्रोतों के नाम बताइए। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन से खनिज लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ताप विद्युत और जल विद्युत में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है लोहा और अलोहा खनिज में अंतर लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा मैग्नीज के क्या उपयोग है, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य एवं इसकी जिम्मेदारी प्रतिशत में बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका ये इतना कोई ज़्यादा विशेष नहीं, सिर्फ इतना सब इम्पोर्टेंट है। मैग्नीज के क्या उपयोग है इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। और अगर ये आ भी जाए तो भी इसमें आंसर लिखा हो, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है गन्ना नगद दाम की फसलें है क्यों। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख पेय फसलों के नाम बताइए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में लोहा एवं इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है, स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार पर लोहा इस्पात उद्योग क्यों केंद्रित हो गया है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास भारत में वस्त्र उद्योग और तथा लोहा इस्पात उद्योग की तुलना कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वस्त्र उद्योग को किन 5 वर्गों में बांटा गया है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उद्योगों को आकार के आधार पर किन 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। फिर उसके बाद में समरूप समाज से क्या आशा है। और इसमें अगला क्वेश्चन है भारत में सामाजिक विभाजन का क्या आशा है। तो ये इस प्रकार आपका भूगोल के जो क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब चलते हम राजनीति विज्ञान की ओर। देखिए अब आपके सामने आते हैं राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी बुक के अनुसार तृतीय भाग लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 ये है। इसमें क्वेश्चन आता है हमारा पहला एफ्रो अमेरिकी कौन थे। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस में 2 समानताएं बताइए। फिर अगला क्वेश्चन है शपथ पत्र किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल किसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताइए। अथवा फिर देगा राजनीतिक दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताइए। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर देखें तो राष्ट्रीय व प्रांतीय दलों में अंतर स्पष्ट करें। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के किन्हीं 5 कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये 5 कार्य आपके पास ये दे रखे, तो ये आपको कर लेना है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकारों से क्या उम्मीदें करना उचित है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तानाशाही का क्या आशा है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र को तानाशाही से अच्छी सरकार क्यों कहा जाता है, कोई 2 कारण बताइए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्या लोकतंत्र की अन्य शासन व्यवस्था से अच्छा विकल्प माना जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका संक्षेप में बताइए। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संसार के कुछ देश लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का किस प्रकार सामना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी की समस्या के समाधान हेतु कोई 5 सुझाव दीजिए। ठीक है, तो 5 सुझाव पूछे गए, लेकिन ये 4 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो 4 पॉइंट आप कर ले जो भी सरल आपको अच्छे लगे। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए। और अगला क्वेश्चन है औपचारिक ऋण से क्या तात्पर्य है। तो इस टाइप से मैंने ये इस भाग के भी आपके बता दिए। अब हमारा जो अगला भाग है वो है अर्थशास्त्र। चलो उसको देख लेते हैं, अर्थशास्त्र में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए ये है हमारा अर्थशास्त्र भाग, जो कि बुक के अनुसार अगर देखा जाए चतुर्थ भाग है आर्थिक विकास की समझ। अब इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन इसका ऋणाधार से क्या तात्पर्य है। दूसरा है ऋण फंदा क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है मृदा से क्या अभिप्राय है। मृदा के प्राचीन तथा आधुनिक रूपों में अंतर बताइए। तो सिर्फ मृदा से क्या आशा है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है आगे, है ना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु मृत्यु दर क्या है। अगला क्वेश्चन है साक्षरता दर क्या है। अगला क्वेश्चन है निबल उपस्थिति अनुपात क्या होता है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवेश किया है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, यह क्या अभिप्राय, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक का एक एक उदाहरण दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है अधोसंचार किसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र क्या है। फिर अगला क्वेश्चन अल्प बेरोजगारी क्या है। फिर इसका अगला क्वेश्चन कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते, अपने शब्दों में कीजिए। तो सिर्फ आप वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ही कर ले, आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 नंबर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए उपभोक्ता को सूचना पाने के अधिकार के तहत किस तरह के अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोपरा कानून क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मुख्य अंतर क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है, और अथवा करके यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है, चेक क्या है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है एटीएम क्या है, समझाइए या स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये एटीएम वाला जो विकल्प में बहुत इंपॉर्टेंट हर साल पूछा जाता है, एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो ये एटीएम का पूरा नाम आपको यहाँ से लिख देना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये आपको यहाँ से लिख देना है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर देखें तो औपचारिक ऋण अनौपचारिक ऋण में अंतर बताइए। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, इसके गठन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। अथवा फिर लिखा है स्वयं सहायता समूह के गठन के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो इस स्वयं सहायता से आपके समझते ये तो हो गया, और ये गठन वाला आपके स्वयं सहायता समूह के गठन के उद्देश्य होगा। ठीक है, इसमें से कोई सिर्फ 2 या 3 याद करना है। ठीक है, इसका तो अगला क्वेश्चन आता है आपका श्रम विभाजन क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है एकाधिकार क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है काला बाजारी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सूचना का अधिकार क्या है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन उपभोक्ता शोषण से क्या आशा है। और आखिरी क्वेश्चन आपका ISI क्या है। यानी इस टाइप से मैंने आपके जो सामाजिक विज्ञान के 4 भाग है कि भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, ये चारों के मिक्स करके मैंने यहाँ पर सभी के IMP क्वेश्चंस बता दिए। यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, इन क्वेश्चनों को याद करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके 80 में से 80 मार्क्स आएंगे, क्योंकि इस साल 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, तो इस पेपर को आप अच्छे से कर लें। और इसके बाद एक और मैं आपको मॉडल पेपर बताऊँगा, वो मॉडल पेपर में भी जो भी क्वेश्चन है आप उसको भी अच्छे से याद कर ले। तो उस मॉडल पेपर में ये सभी क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही रहेंगे, यानी उस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर ले, है ना। तो क्योंकि वो मॉडल पेपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा मेरा मॉडल पेपर का रहेगा, और तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि हो सकता है आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी टाइप से और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।